जी। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज हम बिलियन पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस पाठ को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम इसके मौलिक ज्ञान पर जाएंगे कि बिलियन का मूल अवधारणा क्या है। जैसे बिलियन जितनी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं वो सब अवस्थाएं एक दूसरे से मिल करके बिलियन को जन्म देती हैं। इस प्रकार 9 प्रकार के बिलियन बने हैं। 9 प्रकार के बिलियनों में एक कोलाइडी बिलियन भी आता है और ठोस बिलियन भी आते हैं। ठोस बिलियन में मिश्र धातुएं जो बनती हैं वे आती हैं। इनमें भी 2 प्रकार के भाग हैं। एक में तो वो धातुओं की जो क्रिस्टल संरचना है उसके आयनों के प्रतिस्थापन से दूसरी धातुओं के आयन वहां पर विस्थापित हो जाते हैं। और दूसरे प्रकार के ऐसे ठोस विलयन हैं जिनमें कि उन्हीं आयनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, अंतराकाशीय स्थान है, उसमें दूसरी धातुओं के आयन विस्थापित हो जाते हैं। इसके साथ जो 9 प्रकार के जो विलयन बनते हैं, आज हम इस इंटरमीडिएट के इस पाठ में उस विलयन का अध्ययन करेंगे जिसमें एक ठोस जल विलायक में घुल करके विलयन बनाता है। लेकिन वो ठोस कैसा है? इस प्रकार का ठोस है जो अवाष्पशील है और विद्युत अनपघट्य है। इस प्रकार के विलयन का हम अध्ययन करेंगे और इसके विलयनों के 4 गुण हैं। पहला गुण है परासरण दाब। परासरण दाब। दूसरा गुण है क्वथनांक उन्नयन और तीसरा गुण है हिमांक अवनमन और चौथा गुण है वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन, ये चारों गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, अर्थात अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अर्थात जिसका अर्थ है ये विलयन विलेय के अणुओं या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हम अवाष्पशील और अनपघट्य विलेय के विलयन इसलिए अध्ययन करेंगे इस पाठ में क्योंकि अगर वो अपघट्य है तो आयनों में टूटेगा, संख्याओं में परिवर्तन ले आएगा कणों की। इसलिए हम अवाष्पशील और अनपघट्य विलेय पदार्थ से बने विलयन का अध्ययन करेंगे। और हमें देखते हैं कि ये जो विलयन है, विलयन की एक विलेयता शब्द आती है। विलेयता इस प्रकार का गुण है कि हम एक निश्चित मात्रा विलायक की ले लें, जैसे हम 100 ग्राम विलायक ले लें, उसमें अधिकतम एक निश्चित ताप पर कितने विलेय घोलने की क्षमता है, इसको हम विलेयता कहते हैं। विलेयता जैसे माना विलेयता 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक में है। विलेयता माना विलेयता बराबर 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। मात्रा विलेयता में विलेय की मात्रा से कम है तो वो असंतृप्त विलयन होगा, अगर मात्रा ज्यादा है तो संतृप्त विलयन होगा। लेकिन यह विलेयता एक निश्चित ताप पर अध्ययन की गई है। अगर हम ताप को बढ़ा दें तो विलेयता का मान भी बढ़ जाएगा, अर्थात तब संतृप्त का स्तर और असंतृप्त की परिभाषा उस टेम्परेचर पर विलेयता की परिभाषा से बनेगी। अब हमें आते हैं कि ये जो विलेयता होती है ये किन किन बातों पर निर्भर करती है। एक तो विलेयता ताप पर निर्भर करती है। इसके लिए यह है कि माना कोई अभिक्रिया A धन B C धन D है
और प्लस कैपिटल Q किलो कैलोरी लिखा है। अगर अभिक्रिया के दाएं पक्ष में प्लस के साथ Q किलो कैलोरी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है, हम अपने व्यवहारिक ज्ञान से लगा लें, हमें गर्मी पसंद नहीं है। अगर हमें गर्मी पसंद नहीं है तो हमें सूट क्या करेगा? ठंडा वातावरण। ऐसी अभिक्रियाओं को कम ताप से ये क्रियाएं तेज होंगी, अर्थात अभिक्रिया की दर और विलेयता ताप घटाने से बढ़ेगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप घटाने से विलेयता बढ़ेगी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अगर हम व्यवहारिक पक्ष में लें तो इसका अर्थ है कि ऊष्मा हमें चाहिए। अगर ऊष्मा चाहिए तो इसका मतलब यह है कि हम ज्यादा टेम्परेचर पर विलेयता बढ़ेगी, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगी। अब अगर इसके हम उदाहरण में आ जाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के, तो जितने कैल्शियम आयन के लवण हैं, ये सब लवण जब पानी में घोले जाएंगे तो अगर इनको गर्म कर दिया जाएगा तो इनकी विलेयता घटेगी। जैसे हम बाजार से कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड लेकर के जब एक मिट्टी के भांडे में पानी में डालते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने से इसका अर्थ है अगर हम उस मिट्टी के बर्तन को गर्म कर दें तो उसकी विलेयता कैल्शियम लवण की, कैल्शियम आयनों की घट जाएगी। तो ऊष्मा, मेरा कहने का अर्थ यह हुआ कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं वो कम ताप पर उनकी विलेयता बढ़ती है, अर्थात ज्यादा ताप में घटेगी। इसी प्रकार ऊष्माशोषी की ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगी। तो जितने कैल्शियम लवण हैं सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पानी के साथ देते हैं। यदि हम इनको गर्म कर देंगे, ताप बढ़ा देंगे तो इनकी विलेयता घट जाएगी। अब हम दूसरे बिंदु पर जाते हैं विलेयता के प्रभावित होने में, कि दूसरा गुण है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति का क्या अर्थ है? हमें दो चीज की संरचना है, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। विलायक दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक में ये पानी आता है और जितने कार्बनिक विलायक हैं ये सब अध्रुवीय विलायकों में आते हैं। तो यदि आयनिक यौगिक हैं, यदि विद्युत अपघट्य हैं, वो पानी में घुल जाएंगे। आयनिक यौगिकों के पानी में घुलने का अर्थ है इनका आयनन हो जाता है। आयनन होना ही घुलने को परिभाषित करता है। अगर आयनिक यौगिक हैं तो पानी में घुल जाएंगे, कार्बनिक यौगिक हैं चूंकि वो सह संयोजक बंध और उप सह संयोजक बंध से बनते हैं, अतः उनमें 90% ऐसे यौगिक हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। चूंकि कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय होते हैं इसलिए वो ध्रुवीय जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर कोई कार्बनिक यौगिक पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है तो वे कार्बनिक यौगिक घुल जाते हैं। जैसे एल्कोहल, जिसे हम शराब कहते हैं, शराब पानी में घुल जाती है क्योंकि एल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए वो घुल जाती है। तीसरा कारण विलेयता है सम आयन प्रभाव। तीसरा है विलेयता पर प्रभाव डालता है सम आयन। सम आयन प्रभाव का मतलब यह है कि ये जो कॉमन आयन है ये दुर्बल को और दुर्बल बना देता है। दुर्बल अपघट्य वैसे भी कम आयनित होता है, उन्हें दुर्बल अपघट्य कहते हैं। लेकिन जब कॉमन आयन वाला कोई यौगिक मिला दे तो इसका आयनन और घट जाता है, अर्थात इसकी विलेयता का प्रतिशत घट जाता है। उसे सम आयन प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एसिटिक अम्ल ले लें
अभी मिटा देते हैं, इसके बाद बताते हैं। जैसे हम एसिटिक एसिड ले लें तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। अब बात आती है दुर्बल अपघट्य और प्रबल अपघट्य क्या है। दुर्बल अम्ल हो चाहे दुर्बल क्षार हो चाहे लवण हो, लवण तो प्रबल में आएगा, लेकिन दुर्बल अम्ल और क्षार के जितने हैं ये सब दुर्बल अपघट्य हैं, अर्थात इनका आयनन कम होता है। लेकिन जब इसमें हम सोडियम एसीटेट मिला देते हैं तो इसमें एसीटेट आयन ये कॉमन आयन है, और ये कॉमन आयन एसिटिक अम्ल की आयनन को और घटा देता है, इसीलिए इसको कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब दुर्बल को और कम आयनित बना देने वाला। 3 फैक्टर ऐसे हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। ताप, लेकिन ताप का संबंध ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से है। दूसरा है कॉमन आयन इफेक्ट, दुर्बल को और दुर्बल बनाने वाला। दूसरा है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति में एक शब्द परावैद्युतांक आता है। अगर ध्रुवीय विलायक का परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा उसके आयननकारी क्षमता उतनी ही अधिक होती है, अर्थात वो आयनों के बीच लगने वाले कूलाम बल को उतना ही कमजोर कर देता है। पानी उत्तम विलायक है। रेडी। हेनरी का नियम, हेनरी के नियम को इसलिए हमें जानना आवश्यक है कि अभी तक हमें जानते चले आते हैं कि ठोस को जब हम विलायक, ध्रुव विलायक में घोलते हैं, ये एक सामान्य घटना है जो हम प्राथमिक से लगा के अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन हेनरी का नियम इसलिए महत्वपूर्ण है कि हेनरी ने गैस के दाब का परिमाणात्मक अध्ययन, वो गैस जो बिलियन में घुलती है, माने गैस के बिलियन में विलेय होने के बारे में जो परिमाणात्मक अध्ययन किया गैस के दाब का, उसे हेनरी का नियम कहा गया। अब हम ये 2 बिंदुओं पर विचार करते हैं, जैसे कि P प्रोपोर्शनल टू W व P समानुपाते X। अब प्रश्न आता है, जरा इसको समझने के पहले हम ये देखें कि ये एक बिलियन है। बिलियन में विलायक और विलेय दोनों के अणु विद्यमान हैं। विलायक और विलायक माने जो घोल रहा है, जो घुल रहा है, दोनों के मोल उसमें विद्यमान है। अर्थात बिलियन में कुल मोल जो होंगे वो विलेय और विलायक को मिलाकर होंगे। तो अब इसमें एक शब्द आता है कि अगर कोई गैस किसी बिलियन में आ रही है तो उसके सतह पर वो दाब डालती है, और उसके दाब पर निर्भर है कि वो गैस विलायक में किस अनुपात में घुलती है। अर्थात अगर हम W को ले लें तो ये मात्रा होगी, माने गैस के सतहीय दाब के से विलायक में जो गैस घुल रही है उसका संबंध है। अर्थात सतहीय दाब गैस का जितना ज्यादा अधिक होगा, विलायक में घुलने वाली गैस का की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। जब हम मात्रा का अध्ययन करेंगे तो ये जो X शब्द है ये मोल प्रभाज के लिए आया है। मोल प्रभाज, इसके जानने के बाद फिर मोल प्रभाज को अणुसंख्य गुणधर्म की जानने के पहले मोल प्रभाज को भी समझेंगे। यहां 2 बातें आ रही हैं कि जो गैस के विलयन के सतह का दाब है वो विलायक में गैस के घुलने की मात्रा के समानुपाती है। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि जो गैस का विलयन में सतहीय दाब है वो गैस के
मोल प्रभाग के समानुपाती है। ये है हेनरी का नियम। अब ये हम हमेशा ध्यान रखें कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो उसकी जगह में एक नियतांक आ जाता है, उसको हम कहते हैं KH। KH माने हेनरी नियतांक। इसको आप लिख भी सकते हैं और किताब से अपने नोट्स भी बनाएं, क्योंकि जब कक्षाएं चालू हो जाएंगी तो आपके नोट्स को हम चेक करेंगे। इसका मतलब है कि जो लड़का व्हाट्सएप से कनेक्ट है वही ये नोट्स को बनाएगा। और यदि कोई समस्या आती है तो आप डायरेक्ट टेलीफोन मोबाइल नंबर से हमसे कोई चीज पूछ सकते हैं। KH इंटू W। इसी प्रकार P बराबर KH इंटू X। W माने सीधी सीधी परिमाण है, मात्रा है, X मोल प्रभाज के लिए। यह है हेनरी का नियम। अब बात आती है, अब इसमें आते हैं मोल प्रभाज। जैसे अब हम KH थोड़ा हेनरी के नियम को इस तरह भी समझ सकते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी। अब हमने तो एक गैस का अध्ययन किया, मान के चलिए गैस कई गैसों का मिश्रण है। अगर कई गैसों का मिश्रण है तो मान के चलिए वो PA, PB, PC इस प्रकार हो सकती है। इसका मतलब सतह में आंशिक दाब जिस गैस का ज्यादा होगा उसके विलायक में घुलने का मोल प्रभाग या मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब यहां पर आंशिक दाब से संबंधित है। हम इन सूत्र को गणना के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं। मान के चलिए कोई भी गैस जो विलयन में गिर रही है उसमें 3 गैसों का मिश्रण हो, A, B, C। तो हम PA माने A गैस का आंशिक दाब बराबर KH इंटू XA, इसको हम ले सकते हैं। ये गणना के दृष्टिकोण से इसको हम बहुत गंभीरता से लेंगे। माने आंशिक दाब A, जिसका आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा वो गैस उतनी ही ज्यादा विलायक में घुलेगी। ये हुआ हेनरी का नियम। अब हम इसको जानने के पहले मोल प्रभाज का अध्ययन करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं और किताब में भी आपको जब आप नोट्स बनाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। मोल प्रभाज जानने के पहले हम एक व्यवहारिक पक्ष को लेकर सकते हैं कि जैसे हम 3 भाई हैं तो एक भाई का हिस्सा होगा तो उसको हम ऊपर रखेंगे। जैसे A, B, C 3 का कोई हिस्सा है तो A का प्रभाज क्या होगा? A बटे A धन B धन C। माने इस टोटल में A का हिस्सा है A, माने ये A का प्रभाज कहेंगे। लेकिन जब हम मोल प्रभाज में आएंगे तो विलायक में, विलयन में केवल 2 घटक हैं, विलेय तथा विलायक। हम एक घटक विलेय को मान सकते हैं, एक घटक विलायक को मान सकते हैं। तो अगर हम मोल प्रभाज में कहेंगे तो विलेय का मोल प्रभाज शब्द अगर हम लेंगे, विलेय का मोल प्रभाज, तो उसी प्रकार जैसे A का मोल प्रभाज ऊपर तो विलेय का मोल प्रभाज ऊपर लिखा जाएगा। अगर हम विलेय को स्मॉल n से लें और विलायक को कैपिटल N से लें तो विलेय का मोल ऊपर रखा जाएगा, विलयन के टोटल जोड़कर रखे जाएंगे। ये हुआ विलेय का मोल प्रभाज। तो विलायक भी एक घटक है तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा विलायक के मोल कैपिटल N बटे स्मॉल n धन कैपिटल N। ये हुआ मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज इसलिए आवश्यक है कि अगर हेनरी के नियम में मोल प्रभाज आ रहा है जिसका कि गणितीय और सैद्धांतिक महत्व है, इसी प्रकार से राउल्ट का नियम आप आगे पढ़ेंगे जो वाष्प दाब अवनमन में आएगा, उसमें भी मोल प्रभाज का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये रहा हेनरी का नियम और मोल प्रभाज के बारे में जानकारी। अब जब हम इस पाठ को के गुणों का अध्ययन करेंगे तो उसके पहले हम कुछ जो गणना के मौलिक आधार हैं उनका भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि
अगर हम उसको जानेंगे नहीं तो हम किसी भी चीज के न्यूमेरिकल को समझ के कभी नहीं लगा सकते। इसलिए अब हम आते हैं बिलियन की सांद्रताएं। बिलियन की सांद्रताएं अर्थात हमें कह सकते हैं कि बिलियन में बिलिय घुला है, बिलियन में बिलिय घुला है, और इस घुले हुए विलेय को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसे कहते हैं सांद्रता के प्रकार। माने उस विलेय की सांद्रताएं कितने प्रकार से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहली तो यही है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। दूसरा है नॉर्मलता, और तीसरी चीज है मोलरता। याद आएगा ना। और चौथी चीज है मोलरता। ये 4 नापने की विधियां हैं। अच्छा, ग्राम प्रति लीटर जो प्रतिशत सांद्रता है, इसको भी सवाल में अगर हम क्लियर नहीं है तो सवाल को लगाने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे अब इसको हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ग्राम प्रतिशत सांद्रता को एक तो हम कर सकते हैं W/W, दूसरा कर सकते हैं V/W, और तीसरा कर सकते हैं हम V/V। अब यहां समझना आवश्यक है, अगर सवाल में W/W% लिखा है, इसको कहते हैं भारानुसार। भारानुसार इसका मतलब है इसमें बिलियन की मात्रा भी ग्राम में लेंगे और विलेय की मात्रा को भी ग्राम में लेंगे। जैसे कह दिया जाए 24% H2SO4 भारानुसार, इसका मतलब है 100 ग्राम H2SO4 में 24 ग्राम, मात्रा बिलियन में 24 ग्राम H2SO4 है। इसे कहते हैं भारानुसार। अब इसमें कहते हैं हम V/W, माने जैसे कह दिया जाए 24% V/W, इसका मतलब है 100 ग्राम बिलियन में 24 मिलीलीटर कोई चीज घुली हुई है। W माने ग्राम में, V माने मिलीलीटर में घुली हुई। और V/V का मतलब है अगर 24% है, इसका मतलब ये हुआ 100 मिलीलीटर बिलियन में 24 मिलीलीटर विलेय है। इन तीनों को हम कोई भी सवाल लगाने के पहले बहुत ध्यान से अपने मस्तिष्क में रखेंगे, अन्यथा आपको हल सवाल भी समझ में नहीं आएगा। ये रहा बिलियन की सांद्रता में ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम विलेय की मात्रा। अब इसको हम देखते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को G/L प्रतिशत सांद्रता बराबर हुआ विलेय के ग्राम बटे विलियन लीटर में। अर्थात सवाल में अगर मिलीलीटर में बिलियन दिया है, उसको लीटर में बदल करके ही रखेंगे और विलेय के ग्रामों को रखेंगे तो ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता आ जाएगी। अब हम नॉर्मलता में आते हैं। नॉर्मलता जो सांद्रता है, इसका अर्थ है कि हम अपने शब्द में अब इसको ग्राम शब्द से उच्चारण नहीं करेंगे, अब इसको हम कहेंगे ग्राम तुल्यांक। विलियन का आयतन लीटर में।
बिलियन का आयतन लीटर। अब परिभाषा कैसे बनेगी? किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम नहीं कहेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की सांद्रता नॉर्मलता में कहते हैं। यह ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक का क्या अर्थ है? n बराबर, अगर हम W को ग्राम में ले लें तो तुल्यांक आएंगे तुल्यांकी भाग से भाग देने पर, और ये बिलियन का आयतन लीटर का मतलब है, अगर मिलीलीटर है तो V/1000 ये होगा। इससे एक गणना सूत्र का जन्म होगा जिसको कहेंगे हम W बराबर NeV/1000। यह सूत्र नॉर्मलता की परिभाषा से व्युत्पन्न होता है। यह है ग्राम तुल्यांक, W माने ग्राम, E माने तुल्यांकी भाग, और V अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से भाग देने पर वो लीटर में बदल जाएगा। तो इस सूत्र का जन्म होता है W बराबर NeV/1000। या तो हम कहते हैं नॉर्मलता की परिभाषा से सूत्र पैदा हुआ, या सूत्र से हम परिभाषा को उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरी चीज में आते हैं मोलरता। इसको आणविक सांद्रण भी कहते हैं। मोलरता को मोलरिटी। इसको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। जैसे m बराबर मोलरता बराबर ग्राम तुल्यांक शब्द को बदल देंगे ग्राम अणु। इसी का दूसरा नाम है मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। ये मोलरता की परिभाषा है। आप इसमें थोड़ा सा चेंज देखिए। हम पहले ग्राम शब्द उच्चारण किया था हमने, इसके बाद ग्राम तुल्यांक शब्द उच्चारण किया, अब हम ग्राम अणु शब्द उच्चारण करेंगे, लेकिन इस ग्राम अणु को दूसरे शब्द में मोल भी कहते हैं। माने अब परिभाषा हम पैदा कर सकते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता या आणविक सांद्रण कहते हैं। अब तीसरे बिंदु में आती है मोलरिटी। मोलरिटी अब इसमें और मोलरता की परिभाषा में थोड़ा सा चेंज है। मोलरता को लिखेंगे, ये अंश जो है ये वही रहेगा, ग्राम अणु या मोल। और दूसरी चीज आएगी विलायक की मात्रा। बिलियन शब्द हर में खत्म कर देंगे। विलायक की मात्रा किलोग्राम में। ये मोलरिटी की परिभाषा। मोलरिटी ताप बदलने से परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि तावल कभी चेंज नहीं होती, तो मोलरिटी चेंज नहीं होती। लेकिन मोलरता अगर हम तन्यता बढ़ाते जाएं या तन्यता घटाते जाएं तो मोलरिटी विल वेरी टाइम टू टाइम। समझ में आ गया? तो ये हुआ 4 सांद्रताएं, और इन प्रतिशत सांद्रता में जो 3-4 बताई गई इसको ध्यान में देना होगा कि W/W % भार अनुसार, W/V और V/V आयतनानुसार। इस चीज को न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान देंगे। जब मोलरिटी का सवाल लगाएंगे तो हो सकता है एक सूत्र का प्रयोग करना पड़े। वो सूत्र है, लिख लीजिए, घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। क्योंकि जब हम मोलरिटी निकालेंगे तो हमें विलायक की मात्रा की आवश्यकता होगी। अब विलायक की मात्रा निकालने के लिए उसका घनत्व पता होना चाहिए। जब उसके आयतन से गुणा कर देंगे तो बिलियन की मात्रा आएगी। फिर बिलियन की मात्रा में जब विलेय की मात्रा घटा देंगे तो विलायक की मात्रा आ जाएगी। जैसे
जैसे घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन का प्रयोग करके हम बिलियन की मात्रा निकाल सकते हैं। हमें आवश्यकता होगी विलायक की मात्रा की, तो विलायक की मात्रा बराबर बिलियन की मात्रा ऋण विलेय की मात्रा। ये मान ग्राम में आएगा। जब 1000 से भाग देंगे तो ये विलायक की मात्रा किलोग्राम में बदल जाएगी। ये न्यूमेरिकल में बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। अब जैसे हो सकता है ये चीजें जो पढ़ाई गई आज के इस वीडियो क्लिप में, ये बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म जानने के पहले जो मौलिक ज्ञान है उसको देने के लिए इतनी चीज का इस वीडियो क्लिप में टीच किया गया है। जैसे कि अब हम ये जनरली देखते हैं कि हम ऐसे बिलियन का अध्ययन करेंगे जिसमें घोला गया विलेय वाष्पशील हो, वाष्पशील न हो, अवाष्पशील हो और अनपघट्य हो। अनपघट्य का मतलब है ना तो आयनों में टूटे न वो मिलकर के संगुणित हो। इस प्रकार के विलेय का खोलकर हम 4 गुणों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो क्लिप के बाद। इसके बाद अब एक बात आती है कि नॉर्मलता को हम फॉर्मेलिटी भी कहते हैं। कब कहते हैं? जब हम अपघट्यों का अध्ययन करते हैं तब नॉर्मलता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, फॉर्मेलिटी का शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे 0.1 n शब्द आने का मतलब है नॉर्मलिटी और 0.1 f आने का मतलब है फॉर्मेलिटी। ये उसके लिए प्रयोग किया जाएगा जो अपघट्य हैं अर्थात जो आयनित होते हैं। जैसे 1 मोल सोडियम क्लोराइड जब ये आयनित होगा तो 1 मोल आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन में ब्रेक होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो 2 जुड़कर 1 हो जाते हैं, उनको संगुणन कहते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के 2 अणु जुड़ करके संगुणित हो जाते हैं। ये जो आयनित और संगुणित होने वाले हैं इनका भी अध्ययन उसी ढंग से करेंगे, लेकिन 1/2 कारक का गुणा किया जाएगा। इसको आयोटा आई कहते हैं, 1/2 फैक्टर, उसको गुणा करेंगे। अच्छा, एक जनरल चीज में हम चलते हैं जो प्राथमिक शिक्षा से अभी तक आप जानते हैं और थोड़ी चीज में आप जान जाएंगे। ये आज के वीडियो क्लिप का अंतिम प्रदर्शन होगा। जैसे हम प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत का मतलब है पीपीसी, पार्ट पर सेंट, पार्ट पर सेंट, अर्थात जैसे 5% का मतलब है 100 में 5 पार्ट। इसी प्रकार एक होता है पीपीटी, पार्ट पर 1000, अर्थात 5/1000। जैसे हम ब्याज लें 100 रुपए में 5 तो परसेंट कहलाएगा, जब 1000 रुपए में ब्याज लें 5 तो पर 1000 में माना जाएगा। इसी प्रकार पीपीएम, पार्ट पर बिलियन, 10⁶ मिलियन, अर्थात 10⁶ में 5 पार्ट। इसी तरह के बिलियन होता है पीपीबी, इसको कहते हैं पर बिलियन, इसको 10⁹। तो ये चीजें एक प्रदर्शन है, लेकिन हर चीज को जानना जरूरी है। अब सांद्रता में, अब जैसे हम देशी शब्द में आ जाते हैं। देशी,
जब हम इसको 0.1 m लिखते हैं, इसका मतलब है देसी मोलर मिलियन। और जब हम सेंटी में लिखते हैं 0.01 m, तो सेंटी मोलर मिलियन कहते हैं इसको। और जब मिली में लेते हैं तो मिली मोलर मिलियन कहते हैं। तो ये जो देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेका, किलो, हेक्टो, ये शब्द आते हैं, ये एक मूल्य है, कोटिमान का मूल्य है। लेकिन जब इसमें भौतिक राशियां जुड़ जाती हैं, ग्राम, लीटर और मीटर, तब ये मात्रक बन जाते हैं। ग्राम में होता तो तौल का मात्रक बन जाएगा, अगर लीटर में लेंगे तो आयतन वॉल्यूम का मात्रक बन जाएगा, अगर मीटर में लेंगे तो डिस्टेंस का मात्रक बन जाएगा। तो अब 4 जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं, उनको पढ़ने के पहले, जिसमें हम पहले शुरू करेंगे परासरण दाब। तो इस वीडियो क्लिप में ये फंडामेंटल जानना इसलिए जरूरी है कि आगे न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप इस मौलिक ज्ञान क्लिप को, बिलियन की, अच्छी तरह अध्ययन नहीं करेंगे, अपना नोट्स नहीं बनाएंगे। आज की बात यहीं से समाप्त।